वामपंथी इस्लामी मीडिया का सबसे जो कोर हथियार है वो यही है कि अपवादों को जनरलाइज कर देते हैं। रहीमा खातून एट हकीमपुर वेटिंग टू बी पुश्ड इनटू बांग्लादेश। वाई वेटिंग? इंतजार क्यों करना है? आप तस्वीर खींच रहे हैं, उसके लिए भी वो महिला क्यों खड़ी है? खुद चली जाए बांग्लादेश, घुस करके खुद ही आए थे। मैं सोच रहा हूं कि रहीमा खातून बांग्लादेश रिपोर्ट होने के लिए आई हैं वॉलंटियरली, या फिर दवायर की रिपोर्ट के लिए मॉडलिंग करने के लिए आई हैं कि अपने बच्चे को गोद में लेकर के जो खड़ी रहना है, फोटो खिंचवाना है। दवायर वाले रिपोर्टर साहब आए हैं, वो इलीगल हैं, इसीलिए उनके पास कागज नहीं है, इसीलिए वो खुद से वॉलंटियरली आकर के बॉर्डर पे खड़े हो रहे हैं कि प्लीज हमें बांग्लादेश भेज दीजिए, हमें गिरफ्तार मत करवाइए, हमें डिटेंशन सेंटर मत भेजिए। क्या हिंदुस्तान कोई धर्मशाला बना करके रखा गया है कि बांग्लादेश से आने वाले जो बांग्लादेशी भाई हैं, इलीगल रूप से घुस के आ रहे हैं, वो बेसिक्स टू सर्वाइव उनके पास नहीं है, तो हम सर्वाइव करने को उनके लिए दे दें? दवायर को ये आंसू भरी कहानी बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अभी मैं 6वें पन्ने पर आया हूं, अभी तक इतने आंसू आ गए इनके। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हमारा कागज बकरी खा गई है, सारे आर्गुमेंट चलते थे। हमारा कागज पानी में बह गया है, ये इनके लिए आर्गुमेंट चलते थे। अब आप अगर कनेक्ट करना चाहें बहुत आसानी से कनेक्ट करके समझ सकते हैं। भारत सरकार और भारत की धरती ठेकेदार नहीं है कि बांग्लादेश का एक जो है वो कंगलू गरीब है और उसका ठेका हमने उठा रखा है कि हम उसे खाना खिलाएं। आज के तारीख में अगर कोई इस बात के लिए आंसू बहाने की कोशिश कर रहा है कि सरहद के उस पार मेरा एक यार रहता है और मैं उससे मिलने जाना चाहता हूं, तो नहीं, वो तुम्हारा यार नहीं है, वो तुम्हारे देश का दुश्मन हो जाएगा। और अगर अन्याय इतना हिंदुस्तान में हो रहा है तो फिर वही बात होती है, क्यों रह रहे हो हिंदुस्तान में? आज से हजारों साल पहले जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था, तो उत्तरी गोलार्ध से लेकर के दक्षिणी गोलार्ध तक मनुष्य बेरोक टोक यात्रा किया करते थे, ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है कि दुनिया में सब कुछ फ्री था, कोई किसी को रोकने वाला नहीं था। लेकिन विकास के इस क्रम में हुआ ये कि लोगों ने अपनी सीमाएं निर्धारित की। जंगलों में जानवरों ने अपनी सीमाएं निर्धारित की, प्लेन्स में इंसानों ने निर्धारित की। नदियां जब ग्लेशियर से निकलकर धरती पर आईं तो उन्होंने भी अपनी सीमा, अपने रास्ते निर्धारित किए। मोटा माटी कहें तो संसार में जो भी चलने वाले जीव हैं, जो भी प्राणी हैं, उन्होंने अपनी एक सीमा निर्धारित की और उन्होंने कहा इस सीमा के अंतर्गत हम रहेंगे, एक दूसरे की सीमा में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। इस तरह से उस चीज को बताया गया। लेकिन अब आज क्या हो रहा है? आज कहा जा रहा है कि सीमा क्यों है, सीमा माननी ही नहीं है। 14 और 15 अगस्त 1947 दुनिया के कैलेंडर पर ये दो महज तारीखें होंगी, लेकिन हम हिंदुस्तानियों के लिए, हम भारतीयों के लिए ये दो तारीखें नहीं हैं। ये वो तारीखें हैं जिस दिन हमारे देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना एक देश के तौर पर और हिंदुस्तान आजाद हुआ। उसके बाद यह तय किया गया कि पाकिस्तानी न हिंदुस्तान आ सकता है, न हिंदुस्तानी पाकिस्तान जा सकता है। वक्त बीतता गया। 1971 में पाकिस्तान से बढ़कर के एक और देश बना जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। उसे बनाने में हिंदुस्तान की बहुत बड़ी भूमिका रही, लेकिन उसके साथ भी वही नियम लागू हुए कि बांग्लादेश का नागरिक बिना पासपोर्ट, बिना सरकारी इजाजत के ना हिंदुस्तान आ सकता है, ना हिंदुस्तान का नागरिक बांग्लादेश जा सकता है बिना पासपोर्ट, बिना सरकारी इजाजत के। लेकिन समस्या यह रही कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर की कभी उस तरह की फेंसिंग नहीं की गई, कभी उस तरह की सिक्योरिटी नहीं की गई। पूरी दुनिया के सबसे बड़े खुले बॉर्डर्स में से एक भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारत से तो बांग्लादेश कोई नहीं गया, लेकिन बांग्लादेश से भारत आने वाले लोग कभी रुके ही नहीं। वहां से लगातार अवैध रूप से भारत में लोग आते रहे, जिनमें बड़ी संख्या में मुसलमान थे। वो आकर के भारत में रहते, अवैध रूप से रहते, कहीं छुप छुपा कर रहते, कहीं नौकरियां करते, कहीं चोरी करते, कहीं अपराध बढ़ाते। इन तमाम चीजों को देखते देखते करीब 50 साल से ज्यादा का वक्त बीता। तमाम तरह की सरकारें आई और उन सरकारों ने इनको प्रश्रय दिया। कई ने अपना वोट बैंक बनाया, जो टीएमसी की बीती हुई सरकार है उसके द्वारा उसे अपना वोट बैंक बनाया गया। लेकिन 2026 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गई। भारत के पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गई और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और शुवेंदु अधिकारी वहां के मुख्यमंत्री बने। और एक लंबे वक्त से जो भारत के अंदर इमोशन था कि बांग्लादेश से जो अवैध रूप से घुसने वाले घुसपैठिए हैं उनको बाहर धकेला जाना चाहिए। उनकी वजह से हिंदुस्तान में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उनकी वजह से हिंदुस्तान में डेमोग्राफी चेंज बहुत बड़ी स्केल पर हो रहा है, वो बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। और इसके अलावा जो भारत में लो इनकम ग्रुप है उसकी नौकरियों को खाने में भी इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये जो काम 100 रुपए में भारतीय व्यक्ति, भारतीय मजदूर करने को तैयार होता है, ये 60 रुपए 50 रुपए में उसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
इन तमाम समस्याओं को देखते हुए भारत के पूरे मानस की यह मांग थी कि इन लोगों को बाहर धकेला जाए। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनी तो उसने राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का वादा किया हुआ है कि अवैध घुसपैठियों को भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेशी रहते थे उन लोगों के ऊपर इसी तरह की कार्रवाई शुरू हुई, उनको डिपोर्ट किया जाने लगा, पुश बैक की बात हुई, पुशबैक ऑपरेशन पुशबैक चलाया गया और कहा गया कि इनको धकेला जाएगा। इससे भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग खुश हुआ, भारतीय खुश हुए। लेकिन एक छोटा सा वर्ग है जिसको बहुत दिक्कत है, वो आंसू बहा रहा है और आज हम उसी आंसू की कहानी आपको बताने जा रहे हैं और तथ्यपरक ढंग से, तर्क के ढंग से हम आपको बताएंगे कि इनके आंसू कितने नकली, कितने जाली, कितने झूठे और कितने एक तरह से देशद्रोही हैं। द वायर नाम की एक इस्लामी मीडिया संस्था है, मेरे हाथ में उसकी रिपोर्ट है, मैंने प्रिंट किया है, 14 पन्नों में रिपोर्ट निकल करके सामने आई है जिसका टाइटल यह है, हंड्रेड्स हैव बीन गैदरिंग एट अ नॉनडेस्क्रिप्ट बंगाल विलेज ऑन द बांग्लादेश बॉर्डर, हियर्स व्हाई। यानी सैकड़ों लोग इकट्ठा हो रहे हैं वहां पर। आइए जानते हैं वजह क्या है, बांग्लादेश बॉर्डर पर क्यों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्यों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। Driven by fear of being pushed back into Bangladesh, many immigrant families have been voluntarily making the journey to Hakimpur and submitting themselves to an uncertain process. अब ये जो टेक्स्ट है इसको पढ़ने में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसके शब्द ध्यान से देखिए। सबसे पहला, मेनी इमिग्रेंट फैमिलीज लिखा हुआ है। मेनी इमिग्रेंट फैमिलीज क्या होता है? इलीगल इमिग्रेंट फैमिलीज। वो बिहार और उत्तर प्रदेश से गए हुए मजदूर नहीं है, वो प्रवासी मजदूर नहीं है, वो अवैध रूप से भारत के अंदर आए हुए घुसपैठिए हैं और उनके लिए इमिग्रेंट केवल लिखा जा रहा है। इसके बाद लिखा है हैव बीन वॉलंटियरली मेकिंग द जर्नी। वॉलंटियरली मेकिंग द जर्नी, स्वयं सेवा कर रहे हैं। स्वयं सेवा करनी पड़ेगी, समस्या उन्होंने खुद उत्पन्न की है, उन्होंने खुद अपना देश छोड़ करके अवैध रूप से दूसरे देश में घुसना चुना है। तो जब वो देश कहेगा कि तुम्हें बाहर जाना है तो वॉलंटियरली ही आना पड़ेगा। इसमें वो किसी तरह का एहसान नहीं कर रहे हैं, वो घुसे भी वॉलंटियरली थे और उन्हें जाना भी वॉलंटियरली पड़ेगा। और इसके बाद सबमिटिंग देमसेल्व्स टू एन अनसर्टेन प्रोसेस। अनसर्टेन प्रोसेस क्या है इसमें? वो क्या किसी सर्टेनिटी के साथ आए थे भारत के अंदर, या ऐसा द वायर कहने की कोशिश कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने उन्हें कोई सर्टेनिटी दे रखी थी कि आप सर्टेन है यहां घुस करके आइए, तब अनसर्टेन प्रोसेस में घुसाया जा रहा है। वो अनसर्टेनली आए थे, उन्हें अनसर्टेनली भेजा जाएगा। उनके लिए कोई सर्टेन प्रोसेस बनाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोसेस बनाने जाएंगे तो उसमें और तरह की समस्याएं आएंगी, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। सीए एनआरसी इसीलिए लाया गया था ना, ताकि सर्टेनिटी आ सके, ऐसे इलीगल्स को पहचाना जा सके। लेकिन ऐसे ही द वायर जैसे इस्लामी प्रोपेगेंडा ऑर्गेनाइजेशंस थे जो मीडिया का भेष बना करके इसके लिए आंसू बहा रहे थे और पूरे देश में दंगे का माहौल करवा दिया था इन लोगों ने। अब इस रिपोर्ट का दूसरा पेज, एक तस्वीर जो मैं आपकी स्क्रीन पर भी लगवा दूंगा। रहीमा खातून एट हकीमपुर वेटिंग टू बी पुश्ड इनटू बांग्लादेश। वाई वेटिंग? इंतजार क्यों करना है? आप तस्वीर खींच रहे हैं, उसके लिए भी वो महिला क्यों खड़ी है? खुद चली जाए बांग्लादेश, घुस करके खुद ही आए थे, उनको घुस जाना चाहिए। इसके बाद पूरी रिपोर्ट चलती जाती है जिसमें तमाम तरह की शब्दावली के जरिए एक पूरी कहानी बताई जाती है कि सुबह के 5:30 बज रहे हैं, सूरज अभी उगा नहीं है और लोग आते जा रहे हैं, प्राइवेट बस से उतर रहे हैं, उनके चेहरों के रंग उतरे हुए हैं। इस तरह से रोमांटिसाइज किया जा रहा है इस पूरे प्रोसेस को, जो इलीगल इमिग्रेंट्स भारत के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की जो सीमा है, भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है, उसके अंदर जो घुस करके आए हुए बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको जब वापस धकेलने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो उसके लिए रोमांटिसाइज किया जा रहा है। अगले पन्ने पर जाएंगे तो फिर एक पैराग्राफ आपको पढ़ने को मिलेगा। सिंस द भारतीय जनता पार्टी केम टू पावर इन बंगाल, न्यूज हैज स्प्रेड अमंग माइग्रेंट वर्कर्स। दोबारा से माइग्रेंट शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह रिपोर्टर की गलती है या इंटेंशनल है। और द वायर के पूरे प्रोसेस को देखते हुए, इनके काम करने के तरीकों को अगर देखते हुए हम बात करना चाहेंगे तो ये इंटेंशनल ही है। ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि बांग्लादेश से घुसा हुआ, हिंदुस्तान के अंदर आया हुआ मुसलमान इमिग्रेंट नहीं, वो इलीगल इमिग्रेंट है। इस बात को ये ऑन द रिकॉर्ड एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। और आगे मैं बताऊंगा कि ये इसको जस्टिफाई भी करते हुए नजर आएंगे। अब ये जब बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी का बयान छाप रहे हैं, दैट बंगाल चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी सेड अ डे अगो दैट 10,000 इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स हैव बीन सेंट टू बांग्लादेश। तो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को कोट अनकोट करके लिखा जा रहा है। क्यों कोट अनकोट करके लिखा जा रहा है? कोई डाउट है क्या कि वो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर हैं? वो इलीगल हैं, इसीलिए उनके पास कागज नहीं है, इसीलिए वो खुद से वॉलंटियरली आकर के बॉर्डर पे खड़े हो रहे हैं कि प्लीज हमें बांग्लादेश भेज दीजिए, हमें गिरफ्तार मत करवाइए, हमें डिटेंशन सेंटर मत भेजिए। लेकिन द वायर है तो कोट अनकोट करके इलीगल इन्फिल्ट्रेटर लिख रहा है और
माइग्रेंट लिखते हुए कोट अनकोट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अपने आप में सर्टेन है कि नहीं ये माइग्रेंट है, ये इलीगल इन्फिल्ट्रेटर नहीं है। अब इस रिपोर्ट में आप आगे बढ़िए तो क्या लिखा मिलेगा आपको? दिस हैज इन टर्न लेड टू अ सिचुएशन वेयर सेवरल हैव बीन टर्निंग अप एट द बॉर्डर्स ऑफ देयर ओन वॉल्यूशन टू अवेट अ फेट दे डू नॉट नो। अवेट अ फेट दे डू नॉट नो, क्या उनको हिंदुस्तान के अंदर आते हुए ये लिखना चाह रहा है दवायर की तब पता था कि उनका फेट क्या रहने वाला है, और अभी बीजेपी सरकार आ गई है तो उसके द्वारा जब उनको बाहर धकेला जा रहा है तब एक अननोन फेट के लिए उनको छोड़ दिया जा रहा है। जिस दिन उस बांग्लादेशी ने यह चुना था कि वो अपना देश, जिस देश में वो पैदा हुआ, जिस देश का वो नागरिक है, उसको छोड़ करके अवैध रूप से दूसरे देश के अंदर घुस रहा है, उस दिन अपने फेट को उसने अननोन उसके सहारे छोड़ दिया था। उसने उसके सहारे छोड़ दिया था कि उसे अब अपना भविष्य नहीं पता है, उसको गोली मार दी जाएगी, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको कहीं किडनैप कर लिया जाएगा, उसके साथ क्या होने वाला है उसको नहीं पता था। आज के तारीख में अगर ये लिखा जा रहा है अ फेट दे डू नॉट नो, तो ये सिर्फ और सिर्फ वही कोशिश है कि रोमांटिसाइज करना और एक तरह से माहौल बनाना देश के अंदर कि देखो बड़ा जुल्म हो रहा है इन अवैध रूप से घुसे हुए बांग्लादेशियों के ऊपर। इसीलिए ना ये लिख रहे हैं कि ये इलीगल इमिग्रेंट हैं, ना ये लिख रहे हैं कि अवैध रूप से यहां पर आए हुए हैं, बल्कि उनकी कहानियां बुन करके, कहानियों को बता करके इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है कि अ फेट दे डू नॉट नो। इसके आगे जाइए। नॉट वन पर्सन हु हैड गैदर्ड एट द नॉनडिस्क्रप्ट बॉर्डर विलेज नोज एनीथिंग एनीवन देयर, दे नो ओनली वन थिंग दैट द नेम ऑफ दिस प्लेस इज हकीमपुर। हाउ दे आर सपोज टू नो एनीवन? वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो हिंदुस्तान के किसी गांव के किसी इंसान को कैसे जानेंगे? इस रिपोर्ट में केवल उन बांग्लादेशियों का समर्थन करने के लिए, उनके लिए आंसू बहाने के लिए जिस तरह का इंटेलेक्चुअल बकवास लिखा गया है, इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस स्तर तक ये लोग जा सकते हैं इस चीज को करने के लिए, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, झूठ बोलने के लिए। कि लिख रहे हैं कि नॉट वन पर्सन हु हैड गैदर्ड एट द नॉनडिस्क्रप्ट बॉर्डर विलेज नोज एनीवन देयर। कैसे जान सकता है वो बांग्लादेश से हिंदुस्तान आया है, वो अपने देश के लोगों को जानेगा, वो हिंदुस्तान के गांवों के लोगों को क्यों जानेगा? इससे वो प्रूव होता है कि वो हिंदुस्तानी नहीं है। लेकिन रिपोर्ट में आंसू बहाने के लिए इस तरह की चीजें की जाती हैं। आगे फिर जाइए। इन द पास्ट ईयर और सो फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम इंडिविजुअल्स हैव बीन राउंडेड अप एंड ब्रॉट टू सेवरल बॉर्डर विलेजेस टू बी पुश्ड इनटू बांग्लादेश। क्या प्रूफ है दवायर के पास कि बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को हिंदुस्तान भर से पकड़ करके लाया गया बांग्लादेश के बॉर्डर पर छोड़ने के लिए? क्या प्रूफ है दवायर के पास? अपवाद स्वरूप किसी क्लरिकल एरर की एक घटना को जनरलाइज करके उस पूरे जो अवैध रूप से आए हुए घुसपैठिए हैं उनको डिपोर्ट करने के, उनको पुशबैक करने का जो ऑपरेशन चल रहा है उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए, उसके खिलाफ माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल ये टर्मिनोलॉजी की जा रही है कि बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को नहीं, बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को नहीं पकड़ा जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर आप कहीं भी चले जाइए, बंगाली बोलने वाले मुसलमान मिल जाएंगे, बड़े सुकून से रह रहे हैं। वो वॉलंटियरली बॉर्डर की तरफ नहीं जा रहे हैं, वॉलंटियरली बॉर्डर की तरफ वही जा रहा है जो इलीगली यहां पर घुस करके आया हुआ बांग्लादेशी मुसलमान है। इस बात को दवायर को समझना चाहिए, लेकिन प्रोपेगेंडा चाहिए, झूठ चाहिए, सिंपैथी बनानी है उन अवैध रूप से घुसपैठियों के लिए, तो उनको ना इलीगल इमिग्रेंट लिखा जाएगा, ना इन्फिल्ट्रेटर लिखा जाएगा, उनको तो इमिग्रेंट लिख देना है और उसके बाद लिख देना, जनरलाइज कर देना है कि बंगाली बोलने वालों को पकड़ा जा रहा है। जबकि सच यही है कि जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनको पकड़ा जा रहा है। और अब तो अधिकतर स्थिति यह है, जो खुद वहां पर लोगों, जिन लोगों के बयान दवायर ने लिए हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हम खुद ब खुद दौड़े हुए आ रहे हैं, तो पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो बंगाली मुसलमान को पकड़ा जा रहा है, इस बात का सबूत दवायर के पास क्या है, इसे इनको सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना चाहिए। अब इस रिपोर्ट में आप आगे चलते जाएंगे, फिर पढ़िए आप। Aadhaar cards and other documents that are testament to their legitimate existence in India. Many others have no documentation that can establish them as Indian citizen and are bona fide Bangladeshis having crossed the border in search of work at a time when such a crossing was commonplace. क्रॉसिंग कभी भी कॉमनप्लेस नहीं थी। कभी भी अपवाद को सामान्य कर देना वामपंथी इस्लामी मीडिया का सबसे जो कोर हथियार है वो यही है कि अपवादों को जनरलाइज कर देते हैं ये लोग।
जो एक घटना होती है उसको जनरलाइज, यही बंगाली मुसलमान वाले जो टर्म हमने बताया उसमें इन्होंने किया, और यहां भी किया जा रहा है कि वर्क एट अ टाइम व्हेन सच अ क्रॉसिंग वाज अ कॉमन प्लेस। कभी भी ये कॉमन नहीं था, अपवाद स्वरूप कोई हिंदुस्तान में घुसता था, अपवाद स्वरूप कोई इलीगल इमिग्रेंट घुस सकता है, कभी भी ये कॉमन नहीं हो सकता है कि एक दूसरे देश से एक दूसरे देश के अंदर आकर के घुस जाए कोई व्यक्ति, अवैध रूप से घुस रहे हैं लोग, और उसको कॉमन कह दिया जाए। ये कॉमन कभी भी नहीं हो सकता है। दूसरी बात, आधार कार्ड एंड अदर डॉक्यूमेंट्स दैट आर टेस्टामेंट टू देयर लेजिटिमेट एग्जिस्टेंस इन इंडिया। आधार कार्ड से यह बात नहीं साबित हो सकती है कि कोई बांग्लादेशी हिंदुस्तान के अंदर लेजिटिमेट ढंग से एग्जिस्ट करता है। हमने इन खबरों को देखा है, हमने उन एनआईए के द्वारा उन लोगों को पकड़े जाते हुए देखा है जिन्होंने नॉर्थ 24 परगना और अन्य जिलों में पश्चिम बंगाल के अवैध रूप से आधार कार्ड बनाने की फैक्ट्रियां खोल रखी थी। आधार कार्ड बनाने की अवैध रूप से जो फैक्ट्री थी उसके अंदर से बना हुआ आधार कार्ड कैसे एक लेजिटिमेट प्रूफ हो सकता है किसी के एग्जिस्टेंस का इंडिया में? वो अवैध रूप से घुस करके आया है, उसे कभी एग्जिस्टिंग नहीं माना जा सकता है। लेकिन दबायर है, उसको उसके लिए आंसू बहाने हैं तो ये चीज लिखी जाएगी। अब आगे और चलिए, इनकी बोगसपंथी जो है वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी। This often creates a situation in which these men and women are bracketed in no man's land, unable to live in India or in Bangladesh, with just uncertainty in the horizon, all the poor without even the basics to survive. क्या मतलब, इसका क्या मतलब समझा जाए कि उनको नो मैंस लैंड में रहने के लिए छोड़ दिया जा रहा है? जाए अपने देश की सरकार से कहें कि हमें ले लीजिए अंदर। उनके देश की सरकार अब उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो बर्डन है। वो बर्डन हिंदुस्तान में आकर के बनना चाहते थे, हिंदुस्तान ने उनको धकेल करके वापस भेज दिया। तो इसके लिए हिंदुस्तान में आंसू बहाने की क्या जरूरत है? इस तरह की लैंग्वेज को लिख करके रोमांटिसाइज करना और उनके लिए आंसू बहाने की क्या जरूरत है? दैट ऑल द पुअर विदाउट इवन द बेसिक्स टू सर्वाइव। क्या हिंदुस्तान का ये ठेका है? क्या हिंदुस्तान कोई धर्मशाला बना करके रखा गया है कि बांग्लादेश से आने वाले जो बांग्लादेशी भाई हैं, इलीगल रूप से घुस के आ रहे हैं, वो बेसिक्स टू सर्वाइव उनके पास नहीं है, तो हम सर्वाइव करने को उनके लिए दे दें? इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करके क्या कोशिश की जा रही है? किस तरह का माहौल, किस तरह की सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? अब फिर आप रिपोर्ट में आगे बढ़ेंगे, फिर रहीमा खातून आ जाएंगी। मैं सोच रहा हूं कि रहीमा खातून बांग्लादेश डिपोर्ट होने के लिए आई हैं वॉलंटियरली, या फिर दवायर की रिपोर्ट के लिए मॉडलिंग करने के लिए आई हैं कि अपने बच्चे को गोद में लेकर के जो खड़ी रहना है, फोटो खिंचवाना है। दवायर वाले रिपोर्टर साहब आए हैं। Rahima Khatun 22 says that she had arrived in India crossing the border because there was no work for her in Bangladesh. खुद एक्सेप्ट कर रही है कि मैं बांग्लादेश से घुस करके आई हूं, और दवायर की रिपोर्ट में यह लिखा जा रहा है कि there is no certainty that वो इलीगली यहां घुस करके लोग आए हुए हैं और उनको ही बाहर धकेला जा रहा है। कह रहे हैं बंगाली मुसलमानों को धकेला जा रहा है। खुद वो कह रही है कि मैं बांग्लादेश से आई हुई मुसलमान हूं, और बंगाली बोलने वाला मुसलमान लिख करके जनरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो जो मैं कह रहा था कि वामपंथियों की इस्लामी जो पूरा नेटवर्क है, इसकी बहुत बड़ी ये चाल है कि इनके द्वारा जनरलाइज कर दिया जाता है जो अपवाद स्वरूप चीजें होती हैं। आगे जो कहानी लिखती है, कितना दर्द भरी कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है। I want my son, elderly father, and my mentally ill mother to survive. We came to India driven by hunger. We do not have any document. Now we are being told that we will be sent to Bangladesh, says Rahima. Her son is 2 years old and clutches on to his mother tightly. पूरा आंसू बहाने की तैयारी की जा रही है कि एक पागल माँ है, एक बुजुर्ग बाप है, एक 2 साल का बच्चा है, और उसकी एक माँ है जो सरवाइव करने की कोशिश कर रही है। आगे अभी चलिए, अभी और आपको पता चलेगा, मैं पूरी कहानी बता दूं फिर। रहीमा सेज दैट हर फैमिली हेल्स फ्रॉम अ विलेज कॉल्ड Kashibari in Bangladesh. The small home they once had was destroyed in a storm and her husband abandoned her while she was pregnant, Rahima says. रहीमा की कहानी यह है कि उसकी एक माँ पागल है, उसका बाप बुढ़ा है, उसका 2 साल का बच्चा है, उसका घर जो है वो तूफान में जा चुका है, और उसका जो पति है, शौहर है, वो उसे जब वो प्रेगनेंसी के दौरान थी तब छोड़ करके जा चुका है, और इस बात के लिए हिंदुस्तान में उसे शेल्टर मिलना चाहिए, हिंदुस्तान उसका ठेका लेकर के बैठे। ऐसी हजारों रहीमा हिंदुस्तान के अंदर भी हैं जिनके बाप बीमार हैं, जिनकी मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिनके पतियों ने उन्हें तलाक 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 बोल करके छोड़ दिया है, और एक नहीं 3-3 बच्चों के साथ छोड़ दिया है। हिंदुस्तान की सरकार अभी उनका ख्याल रखने में, उन्हें 5 किलो राशन देने में व्यस्त है। तो रहीमा की स्थिति को, रहीमा को भारत सरकार नहीं देखने के तैयार है। दवायर को यह आंसू भरी कहानी बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अभी मैं 6वें पन्ने पर आया हूं, अभी तक इतने आंसू आ गए इनके। आगे जाइए, आगे आप पढ़ेंगे फिर अब्दुल हक, रहीमा खातून के पिताजी भी आ जाएंगे किरदार में। ये देखिए फोटो खींची गई है, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा।
उनके बारे में लिखा जा रहा है, ही सर्वाइव्ड बाय बेगिंग, ही सेज वी हैव नो पेपर्स टू प्रूव दैट वी बिलोंग टू बांग्लादेश। रहीमा कह रही है कि हम बांग्लादेश के हैं, गांव का नाम बता रही है, 4 लोग उसके गांव में पहचानने वाले मिल जाएंगे, लेकिन बाप का टेस्टिमनी छापी जा रही है कि मेरे पास कोई कागज नहीं है कि मैं बांग्लादेशी हूं साबित करने के लिए। वी केम हियर ओनली बिकॉज वी वर डेस्परेट फॉर फूड एंड वर्क। We never imagined that one day our identity would depend on documents we did not have the means or foresight to furnish, he says. कितना अन्याय हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है कि अब्दुल हक जो बांग्लादेशी घुस करके भारत में आया है, उसको इस बात की उम्मीद कभी नहीं थी कि एक कागज, ये जो कागज है ना, इसके ऊपर छपा हुआ एक डॉक्यूमेंट उसे साबित करेगा कि वो बांग्लादेशी है कि नहीं है, वो हिंदुस्तानी है कि नहीं है। याद करिए नारा क्या लगता था CNRC के प्रोटेस्ट के समय में, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हमारा कागज बकरी खा गई है, सारे आर्गुमेंट चलते थे, हमारा कागज पानी में बह गया है, ये इनके लिए आर्गुमेंट चलते थे। अब आप अगर कनेक्ट करना चाहें बहुत आसानी से कनेक्ट करके समझ सकते हैं कि ऐसे अब्दुल हक और ऐसे रहीमा खातून को बचाने के लिए उस वक्त पर इस तरह के नारे लगाए जाते थे, और आज भी द वायर ऐसी ही रिपोर्ट छाप करके यही कहानी को बताने की कोशिश कर रहा है कि इन लोगों को बचाना हमारा मकसद है। अब कहानी आगे बढ़ती है, इसमें रेशमा बीबी की एंट्री हो रही है। वो कहती हैं, इन इंडिया आई वर्कड एज अ स्वीपर इन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग इन द अटगरा एरिया ऑफ कोलकाता। नाउ द गवर्नमेंट सेज दैट वी आर इलीगल एंट्रेंट्स एंड दैट वी विल बी सेंट टू बैक टू बांग्लादेश। रेशमा बीबी को बड़ी दिक्कत है कि हिंदुस्तान की सरकार कह रही है कि वो बांग्लादेशी है। नहीं रेशमा जी, आप, हिंदुस्तान की सरकार नहीं कह रही है आपसे कि आप बांग्लादेशी हैं, आप बांग्लादेशी हैं इसलिए हिंदुस्तान की सरकार कह रही है कि आप वापस चले जाइए, क्योंकि अवैध रूप से आप घुस करके आएंगे। दूसरी बात, कितना सोचने में खराब लगता है कि एक बांग्लादेशी महिला हिंदुस्तान के एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर आकर के काम कर रही है। सोच करके देखिए, एक वैज्ञानिक वहां पर रहता हो, अगर एक बहुत बड़ा इंजीनियर कोई वहां पर रहता हो, एक बहुत बड़ा अधिकारी वहां पर रहता हो, और ये महिला, किसको पता है कि इसका सबूत क्या है, कहां रहती है, क्या इसके फॉरेंसिक डिटेल्स अगर चाहिए होंगे, किसी को फिंगरप्रिंट चाहिए हो, किसी को पता ढूंढना हो कि इसको गिरफ्तार करना है, इसने कत्ल कर दिया है। एक इंजीनियर का जो बहुत बड़े देश के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उसका रेशमा बीबी जो यहां पर आकर के स्वीपर का काम करती थी, उसने कत्ल कर दिया। कहां ढूंढने जाएंगे आप? इनको बाहर नहीं निकाला जाए तो क्या किया जाए? द वायर के जो रिपोर्ट है और द वायर के जो रिपोर्टर हैं उनके द्वारा जो कहा जा रहा है, फोटो भी छाप दी गई है, फोटो भी देख लीजिए आप। फिर इसके अलावा आप कहानी कैसे बताई जा रही है, मेनी हैड ऑल्सो लर्न्ड ऑफ हाउ बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम पीपल रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर फ्रॉम इंडिया और बांग्लादेश वर बीइंग हेल्ड अक्रॉस इंडिया एंड पुश्ड इनटू बांग्लादेश। अपवाद को जनरलाइज करके जो असली कल्प्रिट है उसको बचाने के लिए जो टैक्टिक अपनाई जाती है, दोबारा से उसी सेंटेंस को आप देख सकते हैं। अब आगे और जाइए। अब एक कबीर शेख नाम के एक और बांग्लादेशी का है जिसके बारे में बताया जा रहा है, सेज दैट ही यूज्ड टू वर्क एट अ फूड स्टॉल नियर दमदम रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के पास में एक अवैध रूप से भारत में घुस करके आया हुआ बांग्लादेशी मुसलमान काम कर रहा है। कल को बम बांध करके फट जाए, ढूंढे नहीं पाएंगे कि आतंकवादी कहां से आया था। ये कहता है, वी आर नॉट थीव्स और क्रिमिनल्स, वी सर्वाइव्ड थ्रू हार्ड लेबर, ही एड्स। क्या मतलब है? हिंदुस्तान में मजदूरों की कमी है, हिंदुस्तान में बहुत मेहनतकश लोगों की कमी है, या हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की कमी है जिन्हें इसकी जरूरत है, जिन्हें काम की जरूरत है? तुम्हें सर्वाइव करना है, बहुत अच्छी बात है, सर्वाइव करो, तुम अमीर हो जाओ, तुम बड़े हो जाओ, तुम खाना खाओ, तुम्हारा पेट निकल आए, तुम्हें डायबिटीज हो जाए, जो भी हो जाए, खाना खा करके बांग्लादेश में करो ये सब। हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है, हिंदुस्तान को धर्मशाला बनाए जाने की जरूरत नहीं है। द वायर को इस बात को समझना चाहिए। अब रिपोर्ट आप पढ़ते जाएंगे। अब इसके अलावा और ऐसे ही आंसुओं की कहानियां आती जाएंगी। अब कितनी आपको आंसुओं की कहानियां सुनाई जाए। अब इस आंसू की कहानी के बाद हम 9वें पन्ने पर पहुंचे इस रिपोर्ट के। वहां एक पैरा बड़ा इंटरेस्टिंग है। When asked as to what would happen to the people being housed there and whether they would eventually be handed over to BSF, the OC says he had no information on the matter. That response raises further question. अब ये लोग चले गए हैं जहां पर इन लोगों को, जो ये बस से उतर करके सुबह 5:30 बजे जब सूरज नहीं उगा है, तो जो अवैध रूप से घुसपैठिया भारत में घुसा हुआ है, वो जहां पर उसको रखा जा रहा है, वहां पर जो ऑफिसर इंचार्ज है उससे पूछ रहे हैं कि इन लोगों के साथ क्या किया जाएगा, इन लोगों को कहां रखा जाएगा। इसके बारे में जब ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा कहा जाता है कि हमें कोई जानकारी नहीं है, तो द वायर का रिपोर्टर लिखता है दैट रिस्पॉन्स रेजेस फर्दर क्वेश्चंस। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दिस रिस्पॉन्स रेजेस? क्यों वो एक द वायर के एक ऐसे रिपोर्टर को जवाब देने के लिए उत्तरदायी है, उसके लिए जिम्मेदार है, जो सिंपैथी रख रहा है बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठियों के लिए। अवैध घुसपैठिया लिखने में जिसकी कलम कांप रही है, जिसका हाथ कांप रहा है, वो उसके लिए कोई उत्तरदायित्व क्यों रखता है? और अगर वो उसको उत्तर देने से मना कर देता है, जो कि सही करता है, वो कौन से प्रश्न खड़े करता है?
क्या जानना चाहता है? दवायर कोई फंडरेजर प्रोग्राम चलाना चाहता है, या फिर दिल्ली में जैसे बिरयानी का मेला चलवाया था इस्लामी पूरे नेटवर्क के जरिए, उस बिरयानी के मेले को दोबारा से चलवाना चाहता है? क्या जानकारी चाहिए? कि कौन से तरह के प्रश्न खड़े होते हैं? ये इनकी रिपोर्ट है। फिर आगे और रिपोर्ट में फिर तस्वीरें आएंगी। तस्वीरें आप देखिए, कितना दर्द भरी तस्वीरें लगाई गई हैं। In return, they are going to be pushed back by a system that refuses to disclose the methods of the process. किसने डिस्क्लोज किया? क्या डिस्क्लोज किया गया मेथड ऑफ प्रोसेस कि कैसे वो बांग्लादेश से घुस करके हिंदुस्तान आए, कैसे 2 से 2.5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुस करके आ जा रहे हैं, जो रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं उसके द्वारा? कहां से, किसने बताया मेथड ऑफ प्रोसेस? क्यों बताया जाए मेथड ऑफ प्रोसेस कि कैसे इन लोगों को हिंदुस्तान से बाहर धकेला जा रहा है, ताकि आप और आंसू बहा सकें। अभी 14 पन्ने की रिपोर्ट लिखी है, 44 पन्ने की रिपोर्ट लिखनी है। ये इनके आंसू हैं। पुश बैक कंट्री टाइटल लगाया जा रहा है, सब हेड है, उसमें लिखा जाता है। फिर अब ये देखिए, अ जवान वॉलंटियर्स हिज अकाउंट ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी। झूठ का स्तर। भारतीय सेना का एक जवान जो दवायर के रिपोर्टर से यह कहता है प्लीज मेरा नाम मत छापिएगा, लेकिन मैं सारा सच आपको बता दूंगा, उसके नाम से ये लोग रिपोर्ट छाप रहे हैं और अकाउंट कर रहे हैं। भारतीय सेना को और भारत सरकार को इस बात का बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से भारतीय सेना के नाम का इस्तेमाल झूठ तौर पर किया जा रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि इससे किसी सैनिक ने बात नहीं की होगी। कोई भी सैनिक जो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर खड़ा है, वो किसी भी रिपोर्टर से, दवायर हो या कोई भी रिपोर्टर वहां पहुंच जाए, किसी भी चैनल का पत्रकार पहुंच जाए, उससे नहीं बात करेगा वो, और ये नहीं कहेगा मैं सारा सच बता देता हूं, सारी कहानी आपको बता देता हूं, एनोनिमिटी के नाम पर मेरा नाम मत छापिएगा। और इसमें कुछ बताया भी नहीं, अकाउंट में भी कुछ नहीं लिख पाए ये लोग, केवल झूठ के लिए कि हमने एक सैनिक से भी बात करी, वो बता रहा है कि अंदर में क्या किस तरह से हो रहा है लोगों के साथ जिनको पकड़ा जा रहा है। अब ये रिपोर्ट में और आगे बढ़ती है रिपोर्ट, अब 10वें पन्ने पर पहुंची है रिपोर्ट। शमसुद्दीन मंडल, अ रेजिडेंट ऑफ द एरिया, टेल्स दिस रिपोर्टर दैट announcements are being made over loudspeaker by border guard of Bangladesh (BGB), urging local residents to prevent the entry of people coming from India. Border residents there, he claims, often stand guard with stick and iron rods to stop them crossing in. He says to the Wire, the human toll is visible on the faces of those stranded at the frontier. Men, women, and children arrive exhausted, their faces drained of colors, only to spend hours waiting in uncertainty, often without food or water under the open sky. क्या मतलब आंसू निकल जाएं इसको सुन करके कि शमसुद्दीन मंडल जी बता रहे हैं कि जो आने वाले लोग हैं, जो अवैध रूप से भारत में घुस करके आए हैं, उनके खिलाफ बीजीबी के द्वारा बांग्लादेश के अंदर ये ऐलान किया जा रहा है कि लोकल लोग जो है डंडा और लाठी लेकर के खड़े रहे, इन लोगों को मारे। और इधर से शमसुद्दीन जी के आंसू बहते हुए कह रहे हैं कि ये लोग मजबूर हैं, बिना खाना पानी के, इनके चेहरे का रंग उतरा हुआ है, खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। नहीं, ताज होटल बनवा दिया जाए, वहां पर ताज होटल बनवाया जाना चाहिए, जो दवायर की रिपोर्ट है वो ये कह रही है। और आगे चलिए, अब ये बताने की कोशिश की जा रही है, अब रिपोर्ट जहां पहुंच रही है, जो सोनाई रिवर है उसके आसपास का ये पूरा इलाका है। अब आंसू बहाने की कोशिश इस तरह से की जा रही है कि जो लोग हैं ये मछली मारा करते थे कभी, दोनों आसपास का जो इलाका था वो बहुत आराम से चलता था। फिशरमैन फ्रॉम बोथ कंट्रीज कास्ट देयर नेट्स इन द रिवर व्हाइल फैमिलीज क्रॉस्ड ओवर टू विजिट रिलेटिव एंड फ्रेंड्स ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड सोशल ओकेजन्स। ये बात मुझे बहुत दुख देती है कि कई बार इस तर्क को इस्तेमाल किया जाता है ये बताने के लिए कि सांस्कृतिक रूप से रिश्तों के नाते बंधन कभी खत्म नहीं होते हैं। धरती आसमान बट जाएंगे, लेकिन लोगों के रिश्ते कैसे बांट दोगे? बटने चाहिए। जिन लोगों ने पाकिस्तान चुना वो पाकिस्तानी है, जिन लोगों ने हिंदुस्तान चुना वो हिंदुस्तानी है, जिनने बांग्लादेश चुना वो बांग्लादेशी हैं। तुम्हारे रिश्तेदारों ने बांग्लादेश चुना था, वो बांग्लादेशी हैं। उन्हें अगर तुम्हारे रिश्ते से बहुत ज्यादा मतलब था, उन्हें हिंदुस्तान चुनना चाहिए था। नहीं चुना उन्होंने। अगर उन्होंने चुना होता तो वो तुम्हारी रिश्तेदारी में रहते। आज के तारीख में अगर कोई इस बात के लिए आंसू बहाने की कोशिश कर रहा है कि सरहद के उस पार मेरा एक यार रहता है और मैं उससे मिलने जाना चाहता हूं, तो नहीं, वो तुम्हारा यार नहीं है, वो तुम्हारे देश का दुश्मन हो जाएगा एक दिन। वो तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता है। और ये आंसू बहा करके द वायर जो साबित करने की कोशिश कर रहा है, इससे किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है इस फैक्ट में कि उन मुसलमानों ने बांग्लादेश चुना और इधर के मुसलमानों ने हिंदुस्तान चुना था, तो हिंदुस्तान में है, उधर के बांग्लादेश में तो बांग्लादेशी हैं। आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। आगे, देयर वॉज अ टाइम व्हेन वी फिश्ड इन द रिवर एंड बाथ्ड इन द इट्स वाटर, पीपल फ्रॉम द अदर साइड वुड कम हियर एंड वी वुड विजिट देम एज वेल, नाउ एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड। हमेशा से इसे रुक जाना चाहिए था। गलती यह है कि पूर्व की सरकारों ने इतना बड़ा गुनाह यह किया कि यह सब कुछ होने दिया।
ये सब कुछ इमीडिएट इफेक्ट से खत्म हो जाना चाहिए था जिस दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस दिन से, लेकिन ये सब कुछ चलने दिया गया। उस गलती का ही कोर्स करेक्शन आज किया जा रहा है, तभी इतना दर्द हो रहा है। और ये कोर्स करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर पहले इस चीज को सही कर लिया गया होता। फिर आगे आंसू बहते हैं। पीपल हु केम फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर वर पुअर लेबरर्स, देयर वॉज लिटिल वर्क अवेलेबल देयर, सो दे केम हियर टू अर्न अ लिविंग, दे वर नॉट थीव्स और क्रिमिनल्स। खदीजा बीबी सेज, खदीजा बीबी, आप भी गरीब हैं, हिंदुस्तान में आपके जैसे बहुत खदीजा बीबियां हैं जिनके परिवार गरीब हैं, जिनको नौकरियों की जरूरत है, जिनको हिंदुस्तान में काम की जरूरत है और काम कम है उनके लिए भी। 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार राशन देती है खाना खाने के लिए। तो भारत सरकार और भारत की धरती ठेकेदार नहीं है कि बांग्लादेश का एक जो है वो कंगलू गरीब है और उसका ठेका हमने उठा रखा है कि हम उसे खाना खिलाएं। तो वो चोर हैं, क्रिमिनल हैं, हमें नहीं मतलब, वो अवैध रूप से भारत में घुस करके आए, उन्हें वापस जाना होगा अपने देश। अब आगे जाएंगे तो एक और सबहेड मिलेगा लैंड पॉलिटिक्स के नाम से। दरअसल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में आई उसके बाद ये कहा गया कि अब जो है वो जो खुली हुई सीमा थी उसकी फेंसिंग की जाएगी। जो ममता बनर्जी की सरकार थी वो केंद्र सरकार को जमीन देने को तैयार नहीं थी कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर फेंसिंग की जाए। अब जब की जा रही है तो उसके खिलाफ भी लैंड पॉलिटिक्स के सबहेड के नाम से कहानी बनाई जा रही है। दैट several temples, mosques and the Hakimpur High School, 7 primary schools and the agricultural land of 4 entire village could be affected just here। बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, असर होता है, जमीनें जाती हैं लोगों की, लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जो सब कुछ सामान्य था 14 अगस्त 15 अगस्त 1947 के पहले वो अब सामान्य हो गया उसके 1 तारीख के बाद। कलकत्ता में हिंदुस्तानियों ने कत्लेआम देखा उसी के बाद, उसी की वजह से। तो ये कोई नई चीज नहीं है, इससे कोई कहानी बनाने की जरूरत नहीं है इसको लेकर के। अब इसके आगे चलिए आप, रिपोर्ट के 13वें पन्ने पर हम पहुंच गए। फिर और आंसू बहाए जा रहे हैं। विलेजर्स हैव बीन टोल्ड बाय द बीएसएफ दैट गेट्स विल बी ओपनड ओनली एट द डिजिग्नेटेड आवर, मीनिंग दैट दे मे बी अनेबल टू एक्सेस देयर ओन फील्ड एंड प्रॉपर्टी इवन इन द केस ऑफ अर्जेंट नीड। अर्जेंट नीड क्या? अगर वहां पर मछली पाली गई है तो सुबह के नाश्ते के लिए मछली लेकर के आना है तो उस चीज के लिए अर्जेंट नीड है। किस चीज़ की अर्जेंट नीड होगी? भारत और बांग्लादेश के आप बॉर्डर पर रह रहे हैं, भारत का एक बड़ा बॉर्डर पे आप रह रहे हैं, तो वहाँ तमाम तरह के कानून होंगे। हिंदुस्तान के और भी इलाके के लोग बॉर्डर्स पर रहते हैं और वो इसी कानून, इसी व्यवस्था के सहारे वहाँ पर रहने के लिए बाध्य हैं और उन्हें रहना होगा। हम सभी लोग जो भारत के अंदर रहते हैं वो एक कानून के अंदर बाध्य हैं। दिल्ली में कोई अगर रात के 10 बजे के बाद दुकान नहीं खोल सकता है तो वो कानून के अंदर बाध्य है। मुझे अर्जेंट नीड होगी तो मैं दुकान पर नहीं जा सकता हूँ, मैं भी बाध्य हूं, कोई भी बाध्य है। हर कोई एक देश के अंदर एक कानून के तहत बाध्य होता है। ये इसे अब सामान्य बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे 2 तस्वीरें हैं। विलेजर्स इन हकीमपुर स्टेज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एलिजेड एक्विजिशन ऑफ देयर लैंड बाय द बीएसएफ फॉर अ बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट। अब वही चीज है, विलेजर्स इन हकीमपुर लिखा जा रहा है लेकिन ये विलेजर्स नहीं है, मुस्लिम्स हैं। इनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर भी देख लेंगे और इनके लिए कहानी इस तरह की सिंपैथी बनाने की कोशिश की जा रही है। आखिरी पैरा पर हम पहुंच गए, 14वें पन्ने पर लिखा जा रहा है, वी थॉट ओके इट्स हैपनिंग इन यूपी, इन गुजरात, वी आर सेफ। लिटिल डिड वी नो वन डे वी विल नीड गवर्नमेंट परमिशन टू एक्सेस आवर ओन लैंड। वी रीड अबाउट पार्टीशन इन बुक्स वेयर पीपल लॉस्ट द राइट टू देयर लैंड। दिस फील्स लाइक दैट, बट मे बी आवर प्लाइट वोंट बी रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री बुक्स। आवर फाइट इज फॉर आवर राइट्स ओनली, द राइट टू रोम एंड द राइट टू लिव, ही सेज। इस तरह से इस कहानी को अंत किया जाता है। कहा जा रहा है कि हमने उत्तर प्रदेश, गुजरात की जगहों पर सुना था कि लोगों के साथ तमाम तरह के अन्याय किए जा रहे हैं। किस तरह के अन्याय किए जा रहे हैं? किस तरह के अन्याय किए जा रहे हैं? और अगर अन्याय इतना हिंदुस्तान में हो रहा है तो फिर वही बात होती है, क्यों रह रहे हो हिंदुस्तान में अगर इतने अन्याय की समस्याएं हो रही हैं? फिर आगे चलता है कि वी रीड अबाउट पार्टीशन इन बुक्स वेयर पीपल लॉस्ट द राइट टू देयर लैंड, दिस फील्स लाइक दैट। नहीं भैया, सिर्फ जमीनों के अधिकार नहीं खोए थे, जीने के अधिकार खो दिए थे। मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं के साथ किस तरह का कत्लेआम किया गया था, चाहे वो पश्चिम बंगाल और उधर का बॉर्डर रहा हो, चाहे पंजाब बॉर्डर रहा हो, किस तरह का हरकतें की गई थी उन सबको पता है। तो ये मत कहिए सिर्फ जमीनें खोई थी लोगों ने, जिंदगियां खोई थी लोगों ने। पार्टीशन यही लेकर के आता है और इतिहास की किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने आसपास 4 लोगों से मिलिए, बता देंगे पार्टीशन कैसा दिख रहा था उस वक्त का। जानने वाले लोग मिल जाएंगे अभी भी।
कुछ वक्त के बाद नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी एक आध जिंदा लोग मिल जाएंगे, उनसे समझ लीजिए पार्टीशन कैसा दिखता था। आपके साथ जो हो रहा है, आपके यहां जो हो रहा है, वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ पिछली सरकारों की गलती की वजह से। उसका कोर्स करेक्शन किया जा रहा है, उसके लिए सीमा निर्धारित की जा रही है, उसके लिए फेंसिंग की जा रही है कि आपके जो राइट्स हैं, आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपके जो संसाधन हैं, जो हिंदुस्तानियों के संसाधन हैं, जो भारत के संसाधन हैं, उनके ऊपर कोई अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया आकर के कब्जा ना कर सके, वो भारतीय नागरिकों के काम आ सके, इसलिए काम किया जा रहा है। यह 14 पन्ने की रिपोर्ट थी द वायर के द्वारा। इस पूरी रिपोर्ट का अगर हम सम निकालने की कोशिश करें, इस रिपोर्ट के द्वारा क्या किया जा रहा था, तो इस रिपोर्ट के द्वारा एक लिटरेचर तैयार किया जा रहा है, क्योंकि भारत में अभी जिन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, उससे एक बड़ी संख्या, उससे एक बहुत बड़ी संख्या ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर रहती है अवैध घुसपैठियों की। यह लिटरेचर तैयार किया जा रहा है ताकि आंसू बहाने में मदद मिल सके। और जब सीएनआरसी प्रोटेस्ट की तरह एक बार फिर से, सीएनआरसी की तरह फिर से जब सरकार कोशिश करे कि इन तमाम लोगों को एक बार में बाहर निकाला जा सके, इन तमाम अवैध लोगों को पहचाना जा सके, इनको बाहर निकाला जा सके, तब इस तरह के आंसुओं की कहानियां बताई जा सके और उनके जरिए लोगों को बताया जा सके देखो कितना गलत हुआ था। ये रिपोर्ट उससे अधिक कुछ नहीं है। इनमें तथ्य कहीं भी नहीं है, इनमें कोई रैशनल आर्गुमेंट कहीं भी नहीं है। सरकार बदले 2 महीना हुआ है, पश्चिम बंगाल के अंदर द वायर की रिपोर्ट चली गई, जाके ढूंढ के आइए पिछले 15 वर्षों में ममता बनर्जी की सरकार में हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों पर द वायर के द्वारा कितनी रिपोर्ट की गई है। कितनी रिपोर्ट की गई है कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आकर के पश्चिम बंगाल के अंदर घुस रहे हैं, बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए, और वहां पर अपराध को अंजाम दे रहे हैं, वहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वहां चोरी घटनाएं दे रहे हैं, वहां से तस्करी कर रहे हैं। इन तमाम चीजों पर कितनी रिपोर्ट की गई है द वायर के द्वारा? 0, एक भी रिपोर्ट नहीं की गई है। इनको समस्या इस बात से नहीं है कि वहां पर अवैध रूप से इलीगल किसी इमिग्रेंट को वापस उसके देश भेजने की बात की जा रही है। इनको समस्या यह है कि इनका जो इस्लामिक ब्रदरहुड है, पूरे यूनिवर्सल इस्लामिक ब्रदरहुड, उसके सामने ये चीज खड़ी हो रही है, उनके सामने सरकार खड़ी हो रही है और सरकार कह रही है कि हम इस बात को नहीं मानेंगे, हम कानून के मुताबिक जो चीजें सही हैं उसको करेंगे। इसलिए द वायर की रिपोर्ट ये चल रही है। थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया, थोड़ा सा ज्यादा बातें हो गई, लेकिन हमने कोशिश करी कि इस 14 पन्ने की जो पूरी कहानी है, पूरी रिपोर्ट है, इसको क्रमवार ढंग से वर्ड जो जहां जहां पर इनको द्वारा जो बौद्धिक बेईमानी करने की कोशिश की जा रही है, उन तमाम चीजों के तथ्यों और तर्कों के जरिए उस कहानी को बताया जा सके। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाया जा रहा है हिंदुस्तान से, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं। सब कुछ कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करिए। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।